हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का। तो अगस्त 2023 की मैगजीन आ चुकी है और इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है जहां पे हम नवीनतम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके को कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले पार्ट्स की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 78th सेशन के लिए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, किसे निर्वाचित किया गया, आपको ये बताना है। तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस ये चुने गए हैं यूएनजीए के 78वें सत्र के प्रेसिडेंट के रूप में। डेनिस फ्रांसिस है कहाँ के, ये हैं टीएनटी यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। अब यूएनजीए की बात हुई है तो इसके बारे में स्टैटिक आपको क्या याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और अभी जो 77वां सत्र चल रहा है यहाँ पे अभी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है कसाबा कोरोसी, ये हैं हंगरी के। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक ये याद रखना है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यूएनजीए की। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष थी और ये भारत से थी। ये थी विजय लक्ष्मी पंडित भारत से 1953 में जब 8वां सत्र चल रहा था यूएनजीए का, तब वहाँ पे महिला अध्यक्ष बनी थी और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं यूएनजीए की। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी हाल ही में चौथे नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ये डिप्टी गवर्नर बन गए हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर। बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर कौन हैं, तो ये हैं माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। ये 3 पहले से ही यहाँ पे डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में और अब चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो जो आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट में, ये कौन है, ये हैं शक्तिकांत दास जी। और इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे गवर्नर हो गए और 4 डिप्टी गवर्नर, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1935 में। याद रखिएगा 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, लेकिन किस वर्ष गई थी, 1935 में। मुख्यालय कहाँ पे है आरबीआई का, मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अब याद रखिएगा जब स्थापना की गई थी आरबीआई की तब मुख्यालय था कहाँ पे, कोलकाता में। उसके बाद कोलकाता से मुंबई कब आया हेडक्वार्टर, यह आया था 1937 में। जो शक्तिकांत दास जी हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की बात हुई है तो यहाँ पे शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं पे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। याद रखिएगा जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये दिया गया है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। फिर आपको बताना है कि जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप शॉर्ट में रॉ के नाम से जानते हैं, काफ़ी सारे मूवीज़ में भी आपने इसका नाम सुना होगा। तो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, यहाँ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। आपको बताना है कि नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा, रॉ के यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। ये आप देख रहे हैं, ये है रवि सिन्हा। जो रॉ है इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। इसके बाद है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यहाँ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जनार्दन प्रसाद हैं ये, जनार्दन प्रसाद। इनको हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, यानी कि पहले GIS के महानिदेशक थे डॉक्टर एस राजू, अब इनकी जगह पे आ गए हैं जनार्दन प्रसाद। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है GIS, इसकी स्थापना की गई थी 1951 में
इसका मुख्यालय है कोलकाता में और महानिदेशक बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं रवनीत कौर और इन्हें हाल ही में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रवनीत कौर इनका नाम आपको याद रखना है। और अगर स्टैटिक की बात करें तो जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बन गई हैं रवनीत कौर। फिर है बीबीसी की नई कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं एलन क्लास स्टीफन्स। इन्हें हाल ही में बीबीसी की नई कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। तो सुप्रिया सुले हैं और प्रफुल्ल पटेल। इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो दो नाम यहाँ से भी आपको ये भी याद रखने हैं। फिर आपको बताना है 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से। ये जो पुरस्कार है इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 1 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 1 करोड़ रुपए इनाम राशि दी जाती है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने कहा है कि वो जो ये अमाउंट है इसको रिसीव नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का दान नहीं लेते हैं गीता प्रेस गोरखपुर। तो उन्होंने इस सम्मान को तो ले लिया है लेकिन ये जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए का इसको वो नहीं लेंगे। तो आपको यहाँ से अमाउंट याद रखना है और अवार्ड किसे दिया जा रहा है ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को टीम मार्क्समैन के द्वारा सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार किस भारतीय कंपनी को दिया गया है। तो ये है एनटीपीसी लिमिटेड। इनको टीम मार्क्समैन के द्वारा सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है। अब एनटीपीसी आपको याद रखना है, एनटीपीसी की स्थापना थी 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और यहाँ पे प्रेजेंट में एमडी और चेयरमैन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये है अतुल कुमार राय। इनको इनकी पुस्तक चांदपुर की चंदा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सी भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, हिंदी भाषा की। वहीं अंग्रेजी भाषा में बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है अनिरुद्ध कानिसेट्टी को। इनकी पुस्तक थी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। फिर से सुन लीजिए, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। तो हिंदी में अतुल कुमार राय चांदपुर की चंदा के लिए और इंग्लिश में अनिरुद्ध कानिसेट्टी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। ये आपको लेखक के नाम भी याद रखने हैं और पुस्तक का नाम भी याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इस साल उड़िया भाषा के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया इसमें। तो ये था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब देखिए अगला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। अब दोनों ही सिमिलर आपको साउंड कर रहे होंगे लेकिन दोनों ही अलग अलग अवार्ड हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और अब हम डिस्कस करेंगे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा का 2023 का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति, इनकी पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। लेखिका हैं सुधा मूर्ति, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं हिंदी भाषा की बात करते हैं तो ये पुरस्कार दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को। इनका कहानियों का संग्रह है कौतुक ऐप, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को। और जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार था आपको बताया मैंने कि ये उड़िया भाषा में नहीं दिया गया है। इसी तरह से साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जो है ये कश्मीरी भाषा के लिए इसमें पुरस्कार नहीं दिया गया इस साल। तो ये दोनों एडिशनल पॉइंट्स भी आपको दोनों अवार्ड से याद रखने हैं। फिर 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो अवार्ड है ये नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो हाल ही में 2023 और 2022 दोनों ही साल के अवार्ड घोषित किए गए हैं। तो 2023 का अवार्ड दिया गया है ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को। इनको 2023 का अवार्ड दिया गया है
वहीं 2022 की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है मेजर जनरल स्मिता देवरानी को, ठीक है, मेजर जनरल स्मिता देवरानी। तो दोनों ही बहनें हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों ही बहनें हैं। ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को 2023 का पुरस्कार दिया गया है और मेजर जनरल स्मिता देवरानी को 2022 का अवार्ड दिया गया है। तो दोनों नाम विथ ईयर आपको याद होने चाहिए। और ये पुरस्कार देते कौन है? ये पुरस्कार देते हैं भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट में, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में 2022 का राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? तो हाल ही में 2022 का जो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, तो 2022 का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और एक पॉइंट और रखना है आपको याद, राज्यपाल यानी गवर्नर, गवर्नर कौन है? ये हैं मंगू भाई पटेल। तो जब भी आप किसी स्टेट से न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब ये तो हुई थी सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ जिला में अवार्ड दिया गया है गंजम को, गंजम जिला है ओडिशा में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में अवार्ड दिया गया है जगन्नाथपुरम को, जो कि है तेलंगाना में। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय बना है चंडीगढ़ नगर निगम। तो ये एडिशनल चीज़ें यहाँ से आपको कवर करनी है। फिर आपको बताना मई 2023 में कितने भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीयों को मई 2023 में डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। ये जो पदक है किसे दिया जाता है? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र के मिशन होते हैं, इस दौरान जो भी अलग अलग देशों में शांति मिशन में जाते हैं सैनिक, सिपाही, पुलिसमैन, तो वहाँ पे जो शहीद हो जाते हैं उन्हें ये मेडल, ये सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे 3 भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड पदक दिया गया है इस साल, जो कि हैं शिशुपाल सिंह, सानवाला राम बिश्नोई और शाबिर ताहिर अली। तीनों के नाम याद रखना है, शिशुपाल सिंह, सानवाला राम बिश्नोई और शाबिर ताहिर अली। तीनों को डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी, नाम ध्यान से पढ़िएगा। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी का हाल ही में निधन हुआ है और ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ सकता है या फिर स्टैटिक पूछ सकता है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? रोम। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है यूरो। और प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। और जिनका निधन हो गया था, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रमिकों के कल्याण के लिए L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है पटना में। देखिए, सबसे पहले G20 समझिए। G20 ग्रुप ऑफ 20, आप सभी को पता है इसकी अध्यक्षता इस साल किसके पास है? भारत के पास। तो यहाँ से जितने भी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्यक्षता भारत के पास है। तो देखिए, जो G20 में जितने भी देश हैं, तो यहाँ के जो श्रमिक हैं, लेबर, ठीक है, तो लेबर क्षेत्र के जो श्रम संघ हैं, वहाँ के नेता, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ये मिलके बनाते हैं L20, ठीक है। G20 के लेबर्स का एक ग्रुप प्रतिनिधि मिलकर बनाता है L20। तो ये L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पटना में। अब G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, इसलिए यहाँ से रिलेटेड आपको जो फैक्ट्स हैं, स्टैटिक हैं, वो भी याद होनी चाहिए। तो L20 के अध्यक्ष पहले याद रखिएगा, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, अध्यक्ष कौन थे? ये थे हिरणमय पांड्या। L20 के अध्यक्ष थे हिरणमय पांड्या। और G20 की प्रेसिडेंसी है भारत के पास। अब G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, तो यहाँ पे 20 मेंबर हैं। कौन कौन से, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की,
यूके, यूएस और यूरोपीय संघ। तो ये मिलके बनाते हैं ग्रुप ऑफ 20 यानी G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है अलग अलग क्षेत्र में, उसे और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कि अलग अलग क्षेत्रों में उसे बढ़ावा दिया जा सके, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि हुआ था नई दिल्ली में। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो प्लेस बताना था कि कहाँ पे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपको बताना कि हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, बिपरजॉय। तो आपको बताना कि जो बिपरजॉय नाम है ये किस देश के द्वारा दिया गया था। देखिए चक्रवात, तूफान, जो भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, साइक्लोन वगैरह, तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि जो उसके नाम दिए रहते हैं, या तो नाम पूछ लेगा या पूछेगा कि जो नाम है ये किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश ने नाम दिया था बिपरजॉय चक्रवात को, और ये चक्रवात आया था कहाँ पे? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का अहमदनगर है, इसका नाम बदला गया है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है। याद रखिएगा, अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। और अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक याद होने चाहिए। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। वहीं विंटर कैपिटल क्या है? विंटर कैपिटल है नागपुर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? गवर्नर, ये हैं रमेश बैस। और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? ये हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। तो ये यहाँ से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में संपन्न भारतीय नौसेना के एक बृहद सैन्य अभ्यास में किस विमान वाहक युद्धपोत को शामिल किया गया था? तो अरब सागर में एक अभी हाल ही में बृहद सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ भारतीय नौसेना का, वहाँ पे शामिल किए गए थे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है जहाँ पे युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। ठीक है, याद रखिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है और युगल खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। अगर पुरुषों के एकल वर्ग की बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं पुरुष एकल वर्ग। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर खिलाड़ी का नाम है तो आपको ये याद रखना है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस देश के लिए खेलता है। अगर वहाँ पे कोई टूर्नामेंट है तो आपको याद रखना है कि टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आजकल इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन, किस देश के लिए खेलते हैं? डेनमार्क के लिए। किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। महिला एकल वर्ग की बात करते हैं तो महिला एकल वर्ग जीती हैं चेन यूफी। चेन यूफी बैडमिंटन खेलते हैं किस देश के लिए? चाइना के लिए। फिर आपको बताना 2021-23 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी ये, 2021-23 में थी। तो इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीत लिया है 2021-23 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। इसके अलावा जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था यह हुआ था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश बन गया है जिन्होंने ICC के सारे मेजर इवेंट्स जीत रखे हैं। ठीक है, वनडे का वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, तो जितने भी ICC के मेजर इवेंट्स होते हैं क्रिकेट में, सारे टूर्नामेंट्स को जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया इकलौता देश बन गया है। अब जो फाइनल था, फाइनल कहाँ खेला गया था? फाइनल खेला गया था इंग्लैंड के द ओवल मैदान में। इंग्लैंड के द ओवल मैदान में फाइनल खेला गया था। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? मैन ऑफ द मैच बने हैं ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच चुने गए थे फाइनल मैच में। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है?
2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है भारत की टीम ने। फिर विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है FA कप, फा कप। तो इसका हाल ही में 142वां संस्करण हुआ था, 142nd एडिशन 2023 में। तो आपको बताना है कि कौन सी टीम जीती है। तो ये जीती है मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, नाम एक जैसे आपको लगेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के जीता है इस साल का FA कप, यानी 142वां संस्करण। फिर 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं। तो देखिए, जो लॉन टेनिस होता है, लॉन टेनिस, इसके जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम हैं ये हैं, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ही हम रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। एक होता है विंबलडन और एक होता है US ओपन। तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं लॉन टेनिस में। तो ये अभी दूसरे नंबर का हुआ था फ्रेंच ओपन, यानी रोलैंड गैरोस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं। तो पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक क्या खेलते हैं, लॉन टेनिस। किस खेल से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बताना है लॉन टेनिस किस देश से खेलते हैं, किस देश के लिए खेलते हैं। तो ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। इसके अलावा महिला एकल वर्ग में बात करें तो पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक। इन्होंने जीता है महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2023 का। ईगा स्विएटेक ये महिलाओं में नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, इस समय रैंकिंग में नंबर 1 है। पोलैंड के लिए टेनिस खेलती हैं। इन्होंने महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन जीत लिया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने पुरुषों के एकल वर्ग में जीत दर्ज की है। इन्होंने टोटल 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत लिया है और ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का। 23 इन्होंने टोटल अब ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी अब नोवाक जोकोविक के नाम हो गया है। फिर है महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई हॉकी प्रतियोगिता किस देश ने जीती है। तो ये प्रतियोगिता जीती है भारत ने। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार भारतीय महिला टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता है। 8वीं बार ये चैंपियनशिप हुई थी। इस बार भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार जूनियर एशियाई हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहाँ हुई थी, तो जापान के काकामिगाहारा में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की 10वीं जूनियर एशियाई हॉकी प्रतियोगिता में किस देश ने जीत दर्ज की है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसमें भी जीता है भारत। पुरुषों की 10वीं जूनियर एशियाई हॉकी प्रतियोगिता थी जो कि आयोजित हुई थी ओमान के सालालाह में। यहाँ पे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार इस प्रतियोगिता को जीता है। फिर आपको बताना है 2023 के गोल्फ के PGA चैम्पियनशिप में विजेता कौन बने हैं। अब देखिए, PGA चैम्पियनशिप आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि PGA चैम्पियनशिप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो गोल्फ की प्रतियोगिता है। तो क्वेश्चन क्या है, 2023 के गोल्फ के PGA चैम्पियनशिप में विजेता कौन बने हैं। तो विजेता बने हैं ब्रुक्स कोएप्का। ये हैं ब्रुक्स कोएप्का, ये विजेता बने हैं PGA चैम्पियनशिप के। कहाँ के गोल्फर हैं ये, अमेरिका के। इसी तरह से अगला सवाल है गोल्फ से ही रिलेटेड। तो देखिए, US ओपन आप सभी को पता है टेनिस में भी होता है, अभी पीछे स्लाइड में बताया आपको। अब ये गोल्फ का भी टूर्नामेंट होता है US ओपन। तो ये गोल्फ का क्वेश्चन है। 2023 के गोल्फ के US ओपन में विजेता कौन बने हैं। तो यहाँ विजेता बने हैं विंधम क्लार्क। ये भी अमेरिका के ही गोल्फर हैं। इन्होंने 2023 का गोल्फ का US ओपन जीता है। फिर बताना 2023 की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। तो ये है मैक्स वर्स्टैपेन। और इसी तरह से अगला सवाल है 2023 की कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। तो ये भी जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो 2 रेस हुई थी इस मंथ में, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस और कैनेडाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, दोनों ही जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। प्रेजेंट में नंबर 1 रेसर भी हैं ये मैक्स वर्स्टैपेन, रैंकिंग में ऊपर हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं। तो नाम उनका याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है कि ये किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं। तो ये रेसिंग करते हैं रेडबुल के लिए। मैक्स वर्स्टैपेन रेसिंग करते हैं रेडबुल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स संपन्न हुए हैं, जहां पे पदक तालिका में टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है। अब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, याद रखिएगा तीसरा एडिशन था ये। कहाँ पे हुआ था? मेज़बान कौन था? मेज़बान था उत्तर प्रदेश। और जो यहाँ पे शुभंकर था यानी मैस्कॉट था, ये था जीतू। ये आप पिक्चर में देखिए, ये जीतू है जो कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर था, मैस्कॉट था जीतू। जीतू एक बारहसिंघा है, तो नाम याद रखना है जीतू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं प्रणीत वुपल्ला। प्रणीत वुपल्ला हाल ही में ये शतरंज में भारत के 82वें यानी 82nd नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, प्रणीत वुपल्ला। इसके बाद कुछ पुस्तक और लेखक हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले पुस्तक है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ये पुस्तक लिखी है संदीप साहू ने, संदीप साहू। तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है और लेखक का नाम भी याद रखना है। अगली किताब है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है कस्तूरी रे ने, कस्तूरी रे। फिर है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है टी.एन. शेषन। लेखक का नाम याद रखिएगा, टी.एन. शेषन। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस जून के। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबको आपको एक सीरीज़ से याद रखना है। आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसकी ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले 1 जून को पढ़ा विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को। फिर 2 जून को तेलंगाना दिवस। अब 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया है, लेकिन क्विज़ के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्विज़ का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि तेलंगाना को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था और किस साल बनाया गया था। ये 2 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बतानी हैं। फिर है 3 जून। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट है 5 जून। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। फिर 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। फिर है 9 जून। 9 जून को मनाया गया अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। फिर है 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 16 जून को मनाया जाता है परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद है 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है 18 जून। 18 जून को मनाया जाता है गोवा क्रांति दिवस। और जो जून का तीसरा रविवार होता है, इस दिन मनाया जाता है फादर्स डे, विश्व फादर्स डे। तो इस साल तीसरा रविवार पड़ा 18 जून को, इसलिए इस साल फादर्स डे मनाया गया 18 जून को। फिर आता है 20 जून। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे। एक विश्व पर्यावरण दिवस था इस मंथ का, और एक ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। थीम क्या थी? थीम थी वासुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वासुधैव कुटुंबकम। तो ये याद रखना आपको, थीम और डेट दोनों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया ही जाता है 21 जून को। इसके साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। फिर आता है 26 जून। 26 जून को मनाया गया मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है 27 जून। 27 जून को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, यानी कि MSME डे, MSME डे। फिर है 29 जून। 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और 23 जून को मनाया गया संथाल हूल दिवस। तो इन सारे
डेज को आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है, तभी आप याद रख पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या समझ में नहीं आता है बाकी क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए भी आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो अगस्त की PD है इसको 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, तो वो भी पार्ट्स आएंगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा जो पुराने पार्ट्स हैं जुलाई का, जून का, मई का, वो सब भी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। डेली वोकैब है, डेली करंट अफेयर है, GK है, जॉब अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।